कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। आई होप कि मस्ती मार रहे होंगे और पढ़ाई पे आपने स्टार्ट कर दी होगी। स्कूल्स भी आपके खुल गए कुछ तो क्लासेस आपने लगाना स्टार्ट स्कूल में कर दिया होगा। आई होप कि या डाउट्स लेने कम से कम आप स्कूल में गए होंगे, टीचर्स से मिले होंगे आपके। तो अब शायद थोड़ी सी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट हो जाए आपकी। जो आप स्कूल मिस कर रहे थे वो स्कूल शायद आपके अब वापस से स्टार्ट हो जाएँ, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ कि स्कूल खुलेंगे, बिल्कुल अच्छे से खुलेंगे धीरे धीरे, और हम कोरोना से जीत जाएंगे, लड़ जाएंगे उससे। और उसके बाद स्कूल्स को अच्छे से रेगुलरली हम जाएंगे, पढ़ेंगे और अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे रखता हूँ। ठीक है, आपसे क्या रखता हूँ, हम सभी रखते हैं उम्मीद। ठीक है, चलिए। तो हम लास्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। आज मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा कि क्या इफेक्ट टेम्परेचर का बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, और उसके बाद हम देखते हैं फिर हमारे पास कितना टाइम बचता है ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक को भी जो है वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलिए। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वही टॉपिक कंटिन्यू टॉपिक है हमारा। अब मैं उसको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा आपको कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट बढ़ेगा या रेट घटेगा, और क्यों बढ़ेगा या क्यों घटेगा। दो बातें हमें समझनी है। एक तो ये कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। दूसरी बात ये, अगर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, नहीं बढ़ता है तो क्यों नहीं बढ़ता है। दो बातें समझ में आ गई। पहले तो हमें क्या ढूंढना है, पहले तो हमें ये ढूंढना है कि रेट बढ़ता है नहीं बढ़ता है। दूसरा फिर हमें ये पता करना है कि अगर रेट बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, नहीं बढ़ता है तो क्यों नहीं बढ़ता है। तीसरा ये बात फिर कि कैसे कैलकुलेट करें कितना बढ़ता है। तीन बातें समझ में आ गई। पहली बात क्या, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। दूसरा, क्यों बढ़ता है। तीसरा, कितना बढ़ता है, या उल्टा कर सकते हैं कितना घटता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमें समझने हैं आज बारी बारी से। पहला पॉइंट तो बहुत आसान सा है कि भाई मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, सबके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये फैक्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है ये भी आपको मैंने बताया था कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका है वो नियरली 2 और 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका 2 या 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो ये तो हमने पहला पॉइंट समझ लिया, जिसमें हमने ये सीख लिया कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, और कितना बढ़ता है। तो 10 डिग्री राइज जो है वो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं किसी रिएक्शन के लिए, तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन भी है आपका वो डबल या ट्रिपल टाइम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, अभी उसमें हम यही समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वही है कि भाई टेम्परेचर के बढ़ाने से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्यों इंक्रीज करता है या कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है, चलिए। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्कर में चेंज कर लेता हूँ भाई, मार्कर में इंक शायद मेरे खत्म हो जाती है जल्दी। देखिए, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको समझने के लिए हम मैक्सवेल कंसेप्ट को यूज करेंगे भाई। मैक्सवेल कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने 11th क्लास में सीखा था। कुछ आपको ध्यान में अगर आ जाए तो वहां पे हम स्पीड पढ़ते थे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये सब स्पीड पढ़ते ना। और ग्राफ भी हमें मैक्सवेल का ड्रॉ करके आपको समझाया गया था बेसिकली, ठीक ना। तो वही ग्राफ का हम यूज कर रहे हैं एनर्जी के लिए। नॉर्मल सी बात, अगर हम स्पीड निकाल लेते हैं एनर्जी तो अपने आप निकल जाती है, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो स्पीड पे तो डिपेंड करती है। हाफ एम हमने पढ़ा है ना, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, उसी का यूज करके हम अब इस बात का आंसर ढूंढेंगे कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो एक ग्राफ हमारा क्या होता है भाई, मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली हमारा जो ग्राफ आता था, इसको मैं ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं भाई, यहां शायद बन नहीं रहा अच्छे से। ठीक है, सारा काम ग्राफ का ही है, और ग्राफ ही ना बनेगा तो फिर फायदा क्या रह गया। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफ बना करते हैं, और ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम किसके बीच में, एनर्जी। ठीक है, और यहां पर हम ले रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी रिएक्टेंट। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी
रिएक्टेंट। तो ग्राफ आपको थोड़ा सा ध्यान में होगा, ग्राफ कुछ ऐसे होता है भाई कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये था कि किसी भी पार्टिकल के पास, रिएक्टेंट के सभी के पास सेम टाइप की एनर्जी नहीं हो सकती, हर मॉलिक्यूल के पास या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल के पास अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, कुछ के पास कम, कुछ के पास ज्यादा, इस तरह की एनर्जी हमारी होती है। और इसी वजह से हमारा ग्राफ जो आता था वो कुछ इस तरीके से आता था कि वो जो ग्राफ में मिलता था वो कुछ इस तरीके से मिलता था, ऐसे मिलता था ना ग्राफ, ऐसा ही है ना, यहीं से मिलता था। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और वो कर देता हूँ ताकि कुछ समझ में आ जाए, इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ये तो रेडी हो गई, ठीक है, ऐसे। चलिए इस तरह से ग्राफ आपका आता था। इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी कम है, और बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे भी जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास ये वाली एनर्जी को प्रोवाइड करवाते थे हम, यानी फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल है ना, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास इंटरमीडिएट एनर्जी है, ना तो बहुत हाई है ना बहुत लो है। और ये ग्राफ हमने किसी टेम्परेचर पर ड्रा किया था भाई, एट एनी टेम्परेचर टी। स्टेट ऑफ मैटर हमारा चैप्टर था 11th के अंदर, उसके अंदर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते थे, वहां पर हम ये समझते थे इस बात को कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है पार्टिकल एनर्जी जो होती है वो इस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ को। और जो ये एनर्जी हमारे पास आती थी, इस एनर्जी को हम क्या बोलते थे, इस एनर्जी को हम मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो है वो बोलेंगे। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल के पास हो सकती है, उस एनर्जी को हम मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कहते थे। वो एनर्जी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल के पास हो सकती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते थे, उस एनर्जी को हम मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो है वो कहते थे। तो ये वही मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी आपकी हो गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि रिएक्टेंट को अगर रिएक्ट करना है तो उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अगर रिएक्टेंट को रिएक्ट करना है तो उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, और इस जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जिस एनर्जी की जो रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी को क्या बोलते थे हम, उस एनर्जी को बोलते थे हम उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए ध्यान से, सिर्फ इतने सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी या उससे हाई है ना, ये तो वैल्यू है एनर्जी की, ये एनर्जी की वो वैल्यू है, और वो इतने सारे मॉलिक्यूल हैं बस जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी वैल्यू है या उससे ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, अब मैंने क्या किया, अब मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दिया, ठीक है। तो T + 10 डिग्री कर दिया मैंने, तो टेम्परेचर कितना हो गया मेरे पास, 10 डिग्री मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो 10 डिग्री टेम्परेचर को जब मैं इंक्रीज करता हूं तो अब मेरे पास जो ग्राफ आता है भैया वो ऐसे आता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूं कर्व को, ठीक है। अब जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है, ओके। दो बातें हुई देखिए, एक तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी की वैल्यू जो है वो पहले से बढ़ गई है ना, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे कम हो गए हैं। जो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी पहले इतने वाले मॉलिक्यूल्स के पास थी, लेकिन अब एनर्जी सिर्फ इतने मॉलिक्यूल के पास ही रह गई है। तो बाकी जो मॉलिक्यूल कहां गए भाई, सीधी सी बात है, वो मॉलिक्यूल कहां आ गए, वो मॉलिक्यूल यहां आ गए। देखिए इतनी एनर्जी होनी चाहिए थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी या उससे ज्यादा है ना। पहले सिर्फ इतने सारे मॉलिक्यूल थे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, सिर्फ ये वैल्यू थी हमारे पास पहले तो, ये वाली, लेकिन अब वो वैल्यू कहां तक हो गई है, यहां तक हो गई है। यानी जो मॉलिक्यूल यहां से कम हुए हैं, देखिए तो एनर्जी बढ़ गई है पार्टिकल्स की, पहले वो यहां थी लेकिन अब वो यहां आ गई है, एनर्जी तो बढ़ गई है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए हैं। क्यों हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल कम, क्योंकि वो कहां पहुंच गए हैं, वो यहां पहुंच गए कुछ मॉलिक्यूल। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ चुके हैं, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ चुके हैं जिनके पास एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी है या उससे हाई है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू बढ़ जाती है जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी वैल्यू होगी या उससे ज्यादा एनर्जी होगी। तो ये उसका रीजन है भाई। इस मैक्सवेल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस बात को एक्सप्लेन कर पाते हैं कि भाई ऐसा क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे, और जितना ज्यादा इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, उतना तमाशा ज्यादा होगा। अगर मैं आपको समझा तमाशा क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट था आपका टेम्परेचर का
कि भाई टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन किस वजह से आपका इंक्रीज करता है। बात समझ में आगे क्या हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं जिनकी एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए तो लड़ने वाले ज्यादा हो गए, लड़ने वाले ज्यादा हो तो तमाशा ज्यादा होगा, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या आएगा, फास्ट आएगा। तो ये था आपका रीजन, जिस रीजन की वजह से आपकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। क्लियर, चलिए इसको साफ करते हैं। थोड़ा सा आपको मैं इसमें और बता देता हूं अभी। देखिए भाई, उसके बाद अगर आपको ये पता करना हो कि रेट कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल अगर आपका आ जाए, तो उसके लिए मैंने आपको एक वर्ड स्टार्ट पे लिखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का सिंबल यहाँ पर वैसे तो एन ही यूज कर सकते हैं भाई, कुछ केसेस में एन ही दिया जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का सिंबल भी। होता क्या है, बहुत आसान सा है, रेशो होती है। क्या रेशो होती है, इट इज द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई T टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट था वो हमारा KT था। ठीक है, और फिर मैंने टेम्परेचर को कम से कम 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर नया कांस्टेंट कितना आया, T+10 हो गया। नॉर्मल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तो अगर हम यहां से इसकी रेशो ले लें, इसकी क्या ले लें हम, रेशो अगर ले लें, तो वो जो रेशो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, क्या आएगी हमारे पास रेशो, KT+10 डिवाइड बाय KT। ठीक है, ये जो नंबर आएगा, जो रेशो आएगी हमारी, वो इक्वल टू 2 और 3 के इक्वल आएगी, या 2 और 3 के बीच में आती है, इसलिए हम 2 मान लेते हैं कम से कम, कि ये जो रेशो आपकी आ रही है, इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, इस रेशो को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। और यही रेशो आएगी अगर आप T+10 बाय में T करते हो, तो आप ये भी लिख सकते हो कि KT+10 बाय में T, या T+10 बाय में T इक्वल टू किसके आना चाहिए, 2 या 3 के बीच में आना चाहिए। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, अब इसके लिए मैं आपको एक मेथड करवा देता हूं क्वेश्चन करने का, वो कैसे हमें करना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो R है, और आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका 2 है। ठीक है, तो दो तरीके से इस क्वेश्चन कर सकते हो। अगर एग्जाम में आ जाए, बोर्ड एग्जाम में आ जाए, मतलब सब्जेक्टिव तरीके से आपको करना हो अगर इस क्वेश्चन को, तो सब्जेक्टिव तरीके से कैसे करोगे, देखो हिडन ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेट जो है वो R है, यही है। अगर मैं टेम्परेचर को 35 कर दूं, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, 2 है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ रहा है तो डबल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो मतलब 2R हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका अगर 10 डिग्री बढ़ा दूं तो 45 हो गया, तो इसका डबल हो जाएगा, 4R हो गया, है ना। अगर मैं अब इसको और 55 तक ले आऊं तो इसका डबल हो जाएगा, यानी 8R हो गया। ठीक, तो 25 से 55 तक आते आते रेट क्या हो चुका है उसका, 8 टाइम्स हो चुका है। तो इसका नया रेट कितना आ गया आपका, 8R आ गया। क्लियर, ये तो आपका सब्जेक्टिव तरीके से हो गया। अगर आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से करना हो तो ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे करोगे इसको, ऑब्जेक्टिव तरीके से ऐसे कर सकते हैं। देखो इसका फॉर्मूला होता है सीधा सा भाई, मान लीजिए ये K2 है, ये आपका K1 है। ठीक है, K2 बाय K1 वो इक्वल होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ले लीजिए, मान लीजिए मैंने n ले लिया, उसमें कितना चेंज आया है टेम्परेचर में वो पावर में, और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से भी आप जो है रेट कैलकुलेट कर सकते हो, कितने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान सा तरीका है। K2 बाय K1, n कितना है 2, टेम्परेचर में चेंज कितने का है 30 का, डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हो गया 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8, यानी कि 8 टाइम्स हो गया। देखिए यानी K2 क्या आएगा, वो 8 टाइम्स आएगा K1 का, तो अगर K1 R है तो K2 कितना हो गया, 8R हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए जी इसको साफ करें और फिर आपको एक नया टॉपिक जो है वो अभी थोड़ा सा हम बता देते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है करने में। हमारा बोर्ड हो गया साफ। ठीक है, तो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं भाई। नए टॉपिक का नाम क्या है आपका, नए टॉपिक का नाम है आपका इस न्यूमेरिकल आता है पेपर के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है ये भी आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। मैथमेटिकली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है उस बात को,
और टॉपिक का नाम आपका है आर्नियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, आपको ये इक्वेशन आपको थोड़ा सा बताती है अबाउट द व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसको इक्वेशन को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन आपकी होती है दैट इज के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ए बाय में आर टी। ओके, तो ये जो आपकी इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं आर्नियस इक्वेशन, जो आपको रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताती है, या ये बताती है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑन द रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें हमारा हर टर्म को हम समझते हैं। यहाँ पर के क्या होता है आपका, के आपका होता है भाई रेट कांस्टेंट। ठीक है, ए क्या होता है आपका, ए आपका होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। कांस्टेंट होता है वैसे तो ये, बट इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपको पता ही है, ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, आर क्या है हमारा, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और टी क्या है हमारा, टेम्परेचर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को नाम दिया गया है आर्नियस इक्वेशन। अगर हम इन सारी वैल्यू को चेंज करते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो उससे नॉर्मल सी बात है के पे हमारा असर पड़ता है, और उसी से हम क्या कर सकते हैं, उसी से हम पता कर सकते हैं कि टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा रेट कांस्टेंट पर। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। और इजी बनाने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इसको अच्छे से हम समझ सकें। ध्यान से देखिए भाई, अगर मैं दोनों तरफ लॉगरिथम ले लूं तो यहां नेचुरल लॉग के इक्वल टू नेचुरल लॉग ए ई माइनस ई ए बाय आर टी। इसको सिंप्लीफाई कीजिए भाई, नेचुरल लॉग ए रह जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो नेचुरल लॉग ए प्लस, अब देखिए नेचुरल लॉग ई की पावर में समथिंग तो आगे आ जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ई ए बाय में आर टी बचेगा। ठीक है, ये बचेगा, समझ में आ गई बात ये वाली तो। ठीक है, अच्छा जी, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग के। अब यहां से दो तरीके से आप इसको समझ सकते हो, या तो आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए नेचुरल लॉग के और टी के बीच में, या आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए नेचुरल लॉग और 1/t के बीच में। वो आपकी मर्जी है कि आपको किसके बीच में ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। ठीक है, मान लीजिए हम नेचुरल लॉग के और 1/t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ 1/t हो गया और यहाँ नेचुरल लॉग के हो गया। ठीक है, देखिए अभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस सी। तो यहाँ c कितना है, नेचुरल लॉग a 0 तो नहीं है ना, और स्लोप कैसी है आपकी, माइनस में है। m कितना है, माइनस ई ए बाय आर, दिस इज अ स्लोप। इसका मतलब ग्राफ कैसे आएगा आपका, ऐसे आएगा, है ना, सीधी सी बात है, ऐसे ही आएगा। यानी ध्यान से देखिए, अगर मैं t को बढ़ाता हूं तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होता है उतना ही एक्चुअल में वो बड़ा होता है। इसका मतलब नेचुरल लॉग की वैल्यू में से अगर कुछ छोटा सा माइनस कर रहे हैं तो नेचुरल लॉग की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी ना। इसका मतलब जितना हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं उतना नेचुरल लॉग के की वैल्यू बढ़ेगी। देखिए 1/t है ना ये, तो t बढ़ेगा तो 1/t छोटा हो जाएगा, और 1/t छोटा होगा तो नेचुरल लॉग के की वैल्यू भी घट रही है। और अगर t छोटा होगा, बढ़ेगा, तो 1/t बढ़ जाएगा, और 1/t बढ़ेगा तो नेचुरल लॉग के बढ़ेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन से हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि t के बढ़ने से k पर क्या असर पड़ता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आपकी है वो आपकी हमेशा इंक्रीज ही करती है। ठीक है, अच्छा भाई, इसमें कई बार और क्या होता है, इसमें कई बार ये होता है कि अगर हम नेचुरल लॉग की बजाय सिंपल लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा log a माइनस ई ए बाय में 2.303 और r। ठीक है, तो इसका मतलब t, सॉरी बाय में टी, तो इसका मतलब अब की बार स्लोप कितनी बन जाएगी आपकी। इस केस में आप ग्राफ ड्रा करते हो सब सेम ही आएगा, बस यहाँ लॉगरिथम लेना है, यहाँ पर 1/t। अब की बार स्लोप आपकी बन जाएगी ई ए बाय में 2.303 r। ठीक है, ये आपका m हो जाएगा इस केस में। ठीक है, माइनस में होगा ना m आपका, तो ये माइनस में दिखा देंगे आप, तो ये आपका माइनस में m आ जाएगा, कितना, माइनस ई ए बाय में
2.303 आर। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी स्लोप जो है वो आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से भी आप जो है ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। अब इसमें एक न्यूमेरिकल पोर्शन से अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल पोर्शन से आपको कैसे करना है क्वेश्चन, वो और आपको मैं बता देता हूं। देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन से आपको कुछ इस तरीके से करना है। मान लीजिए कि जब टेम्परेचर T1 था, उस टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट था वो K1 था। मार्कर बदलना पड़ेगा भाई। ठीक है, और जब टेम्परेचर हमारा T2 हो गया तो T2 टेम्परेचर पर हमारा रेट कांस्टेंट K2 हो गया। एक खास बात भाई जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर के बदलने से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ता है। टेम्परेचर के बदलने से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ता है। टेम्परेचर चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन के लिए चेंज नहीं होती है, उतनी ही चाहिए जितनी पहले चाहिए थी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जरूर बढ़ता है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी से टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों ही केसेस में आपके जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है वो हम सेम रखेंगे, दैट इज EA। ओके, तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूं पहले वाले केस के लिए, तो पहले वाले केस के लिए आपका क्या बनेगा, K1 इज इक्वल टू A माइनस EA बाय RT1, और K2 कितना बनेगा, AE माइनस EA बाय RT2। ठीक है, अच्छा अब इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, K2 बाय होता है, K2 हमारा क्या बनेगा यहाँ से EA e रेज टू पावर माइनस EA बाय में RT2, और इसको डिवाइड कर दीजिए, K1 A से कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो नीचे क्या बचेगा E माइनस EA बाय में RT1। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, देखिए यहां से हम इसको और लिख सकते हैं K2 बाय में K1 e रेज टू पावर माइनस EA बाय में R हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। ठीक है, दोनों तरफ लॉगिथम ले लीजिए, नेचुरल लॉग K2 बाय में K1 इक्वल टू यहाँ बचेगा माइनस EA बाय में R 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। ओके, अब यहां से अगर हम माइनस को अंदर ले लेते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो EA बाय R ये बन जाएगा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। तो कैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। नेचुरल लॉग K2 बाय में K1 के, यहां से नेचुरल लॉग को हटाओगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका लॉगरिथम ऑफ K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय में 2.303 R 1 बाय T2, अगर हम प्लस ले रहे तो यहाँ माइनस कर लेते हैं y 1 बाय T2। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कैलकुलेट करने का। अगर आपको दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, दो टेम्परेचर दे रखे हैं, तो आपसे EA पूछ लेते हैं, EA दे रखा है, टेम्परेचर दे रखे हैं, एक रेट कांस्टेंट दे रखा है, दूसरा रेट कांस्टेंट आपसे पूछ लेते हैं। कुछ भी इनमें आपसे पूछ सकते हैं, टेम्परेचर पूछ सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ सकते हैं, रेट कांस्टेंट पूछ सकते हैं। और कोशिश ये कीजिएगा अभी जो टेम्परेचर की वैल्यू आपकी है उसको आप केल्विन में लेने की ही कोशिश कीजिएगा, किसी और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेने से बचिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसको आप पहले केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसको आप सोल्व कीजिए, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो बड़े इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं एक न्यूमेरिकल आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम आगे टॉपिक को देखते हैं। देखिए भाई, इस न्यूमेरिकल में आपको उसने दे रखा है टेम्परेचर, एक तो T1 और एक T2। तो T1 उसने दिया हुआ है आपको 700 केल्विन, T2 उसने आपको दिया हुआ है 1600 केल्विन, और T1 टेम्परेचर पर K1 की वैल्यू उसने दे रखी है आपको 0.11 मोलर पर सेकंड, और K2 की वैल्यू आपको दे रखी है उसने 0.105 मोलर पर सेकंड। ठीक है, पर मोल पर सेकंड, सॉरी एक मिनट, पर मोल पर सेकंड कैसे हो सकती है, मोल पर सेकंड ही लिखिए भाई, पर मोल नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे रखिए इसको। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर्नियस पैरामीटर। आर्नियस पैरामीटर का मतलब ये है कि आपको एक तो EA निकालना है और एक A निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है। पहला फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे आप, लॉगरिथम ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय में 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। पहले तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। K2 आपके पास है, K1 आपके पास है, T2 आपके पास है, T1 आपके पास है, R की वैल्यू आपको पता होती है, EA आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको EA मिल गया, ये तो मिल गया, अब A रह गया ना, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, नेचुरल लॉग K, सॉरी सिंपल लॉग K इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ A माइनस EA बाय में
2.303 R और T। तो किसी भी टेम्परेचर पर मर्जी आपकी, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, अगर ये वाला लोगे तो टेम्परेचर ये ले लीजिए, ये वाला लोगे तो टेम्परेचर ये वाला ले लीजिए। E की वैल्यू दोनों के लिए सेम ही है, तो E की वैल्यू यहाँ से निकाल के आएंगे, तो यहाँ से जो भी E की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कीजिए, R की वैल्यू पुट कीजिए, T पुट कीजिए, A आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आप वो इस चैप्टर से कर सकते हो। तो ये आपका टॉपिक था भाई आरएनएस इक्वेशन का, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो आता है और फॉर्मूला जो आपको यूज करना है आरएनएस इक्वेशन का वो आपको करना है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया भाई टेम्परेचर डिपेंडेंस का ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। आगे हम जो करेंगे अब वो करेंगे लास्ट टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट लास्ट तो नहीं है बट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक बन जाएगा हमारा। और फिर एक टॉपिक हमारा रहता है जो नीट के लिए और जेई के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, एक खास बात आपको बता दूं भाई मैं कि एक रिएक्शन हमारी होती है, उस रिएक्शन के लिए हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। कौन सी रिएक्शन के लिए? अगर आपसे कोई पूछ ले तो इस रिएक्शन के लिए हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है वो नेगेटिव आता है, मतलब रेट घट जाता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो ये आपसे कई बार नीट में पूछ लेते हैं भाई, किस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, तो इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कैमरा के साथ। ऑल द बेस्ट।